नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 28 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, प्रगति, जो कि शासन के लिए एक आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन A है सक्रिय विकास और समय पर पहल। ऑप्शन B है सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन। ऑप्शन C है प्रगतिशील शासन और समय पर नवाचार। ऑप्शन D है विकास और समय पर एकीकरण के लिए कार्यक्रम। सही जवाब है ऑप्शन B, सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सरकारी परियोजनाओं की निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया है। विकल्प B इस पूर्ण रूप को सही ढंग से बताता है। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि वे संक्षिप्त नाम में मुख्य शब्दों को संशोधित करते हैं। प्रगति भारत की प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। यह एक अनूठा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न तकनीकों को जोड़कर विभिन्न हितधारकों को परियोजना निगरानी और शिकायत निवारण के लिए एक साथ लाता है। क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, पंचायत नेतृत्व वाली सेवा वितरण पर केंद्रित कार्यशालाओं के आयोजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन A है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन B है गृह मंत्रालय। ऑप्शन C है पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन D है शहरी विकास मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन C, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय को विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित पहलों को मजबूत करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें सेवा वितरण भी शामिल है। समाचार में सीधे कहा गया है कि यह मंत्रालय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय व्यापक ग्रामीण विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। शहरी विकास मंत्रालय अब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकरण 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन स्थापित करना है, जिससे गांवों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत में सुशासन के लिए प्रगति मंच एक महत्वपूर्ण पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा इस संबंध में इसके प्राथमिक योगदान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन A है परियोजना योजना के लिए निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय प्रशासनों को विकेंद्रीकृत करना। ऑप्शन B है सरकारी परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक बहु मॉडल आईसीटी आधारित प्रणाली को सक्षम करना। ऑप्शन C है सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक समर्पित न्यायिक तंत्र की स्थापना। ऑप्शन D है सरकारी खर्चों की विस्तृत जांच के लिए संसदीय समिति प्रणाली को मजबूत करना। सही जवाब है ऑप्शन B, सरकारी परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक बहु मॉडल आईसीटी आधारित प्रणाली को सक्षम करना। विकल्प B सरकार की परियोजनाओं की निगरानी और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक आईसीटी आधारित मंच के रूप में प्रगति के मूल कार्य का सटीक वर्णन करता है, जो सुशासन में इसका प्राथमिक योगदान है। विकल्प A गलत है क्योंकि प्रगति का उद्देश्य केंद्रीय निरीक्षण और समन्वय है, न कि निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण। विकल्प C गलत है क्योंकि प्रगति एक कार्यकारी निगरानी और शिकायत निवारण मंच है, न कि न्यायिक तंत्र। विकल्प D गलत है क्योंकि प्रगति एक कार्यकारी पहल है जो संसदीय समिति प्रणाली से अलग है। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, एक आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करती हैं और यह परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है। क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रदान किया? ऑप्शन A है 72वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन B है 73वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन C है 74वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन D है 75वां संशोधन अधिनियम। सही जवाब है ऑप्शन B, 73वां संशोधन अधिनियम। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, संविधान में भाग I और 11वीं अनुसूची जोड़ी। 72वें संशोधन में त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। 74वें संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
75वें संशोधन में किराया न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान था। 73वां संशोधन अधिनियम 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का आदेश देता है। ये पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत में प्रगति प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है देश भर के किसानों को सीधे वित्तीय हस्तांतरण और सब्सिडी की सुविधा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी है केंद्र सरकार की परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। ऑप्शन सी है प्रमुख क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान दस्तावेजों के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल प्रदान करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार की परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, एक आईसीटी आधारित प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न केंद्रीय सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने तथा शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया है। विकल्प ए एक कल्याणकारी योजना के कार्य का वर्णन करता है। विकल्प सी आर्थिक नीति और बाह्य मामलों से संबंधित है। विकल्प डी एक नागरिक सेवा है, प्रगति का मूल कार्य नहीं है। प्रगति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था। यह एक अभिनव ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो प्रभावी शासन और परियोजना निष्पादन के लिए पीएमओ, केंद्रीय सचिवों और मुख्य सचिवों सहित विभिन्न हितधारकों को एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई को मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन आ है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी है पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन डी है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय भारत में पंचायती राज संस्थाओं के प्रचार, विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी नोडल मंत्रालय है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हाशिए पर स्थित समुदायों के कल्याण से संबंधित है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों और शहरी विकास के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थाओं का संविधानीकरण 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित हुई। इनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन आ है अमित शाह। ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह। ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी है एस जयशंकर। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर वर्तमान विदेश मंत्री हैं। रक्षा मंत्री एक वरिष्ठ कैबिनेट पद है जो रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जिम्मेदार है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां उसके हितों की रक्षा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत की रिफाइनिंग क्षमता मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल की घरेलू आपूर्ति के लिए क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन आ है आंशिक आपूर्ति, जिसके लिए पूरक आयात की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है एक महत्वपूर्ण घाटा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर आयात की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है एक पूर्ण और संपूर्ण घरेलू आपूर्ति। ऑप्शन डी है वैश्विक मूल्य रुझानों पर निर्भर एक अस्थिर आपूर्ति। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक पूर्ण और संपूर्ण घरेलू आपूर्ति। भारत में रिफाइनिंग क्षमता अधिशेष है, जो पेट्रोल और डीजल की पूर्ण और पूर्ण घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करता है। विकल्प ए गलत है क्योंकि भारत की अधिशेष क्षमता पूर्ण घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करती है। विकल्प बी गलत है, भारत के पास घरेलू जरूरतों के लिए रिफाइनिंग क्षमता में अधिशेष है, न कि कमी। विकल्प डी गलत है क्योंकि भारत की क्षमता दैनिक वैश्विक मूल्य उतार चढ़ाव से स्वतंत्र एक स्थिर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करती है। भारत पेट्रोलियम रिफाइनिंग में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है, जो अक्सर परिष्कृत उत्पादों का निर्यात करता है। इसकी रणनीतिक स्थिति और व्यापक बुनियादी ढांचा इसकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है,
भारत में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन की समीक्षा के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय मंत्रियों के समूह IGOM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन A है क्षेत्रीय भू राजनीतिक संघर्षों के जवाब में भारत की सैन्य रणनीति निर्धारित करना। ऑप्शन B है बाहरी भू राजनीतिक व्यवधानों के बीच घरेलू आर्थिक स्थिरता और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन C है रणनीतिक भंडार के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय खरीद का सीधे प्रबंधन करना। ऑप्शन D है प्रमुख वस्तु उत्पादक देशों के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते स्थापित करना। सही जवाब है ऑप्शन B, बाहरी भू राजनीतिक व्यवधानों के बीच घरेलू आर्थिक स्थिरता और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। इस तरह के IGOM का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू आर्थिक स्थिरता की रक्षा के लिए सरकारी प्रयासों का समन्वय करना और यह सुनिश्चित करना है कि जब बाहरी कारकों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न हो तो आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता बनी रहे। विकल्प A गलत है क्योंकि यह सैन्य रणनीति से संबंधित है, आर्थिक लचीलापन से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि एक IGOM खरीद का सीधे प्रबंधन करने के बजाय नीति की समीक्षा और समन्वय करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि यह व्यापार वार्ता से संबंधित है, जो मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन का आकलन करने से एक अलग कार्य है। अंतर मंत्रालयीय मंत्री समूह IGOM भारत सरकार द्वारा गठित तदर्थ निकाय हैं जो विशिष्ट, जटिल मुद्दों को संबोधित करने के लिए होते हैं, जिनमें कई मंत्रालयों में समन्वय की आवश्यकता होती है। वे एकीकृत निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करके नीति निर्माण और संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत जैसे देश के लिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्षमता में महत्वपूर्ण अधिशेष बनाए रखने के लिए प्राथमिक रणनीतिक लाभ क्या है? ऑप्शन A है ये देश को कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करने में सक्षम बनाता है, जिससे पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ऑप्शन B है ये परिष्कृत उत्पादों की स्थिर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करके और अर्थव्यवस्था को इन उत्पादों की वैश्विक मूल्य अस्थिरता से बचाकर ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ऑप्शन C है ये स्वतः ही अधिक आपूर्ति के कारण पेट्रोल और डीजल की घरेलू खुदरा कीमतों में काफ़ी कमी की ओर ले जाता है। ऑप्शन D है यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन नीतियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मंचों में देश की बातचीत करने की शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। सही जवाब है ऑप्शन B, ये परिष्कृत उत्पादों की स्थिर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करके और अर्थव्यवस्था को इन उत्पादों की वैश्विक मूल्य अस्थिरता से बचाकर ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। पेट्रोलियम शोधन क्षमता में अधिशेष होने से किसी राष्ट्र को परिष्कृत उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने में मदद मिलती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है और इन उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार के उतार चढ़ावों के प्रति संवेदनशीलता कम होती है। विकल्प A गलत है क्योंकि भारत अभी भी कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि शोधन प्रक्रिया कच्चे तेल को शोधित करती है लेकिन उसका उत्पादन नहीं करती है। विकल्प C गलत है क्योंकि घरेलू खुदरा कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जिनमें कच्चे तेल की लागत और कर शामिल हैं, न कि केवल शोधन क्षमता से। विकल्प D गलत है क्योंकि शोधन क्षमता का प्राथमिक रणनीतिक लाभ जलवायु परिवर्तन वार्ता शक्ति से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके व्यापक रिफाइनिंग बुनियादी ढांचे के कारण ये परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है। अब क्विक रिवीजन पार्ट 1 पहले 5 फैक्ट्स। 1 प्रगति, जो कि शासन के लिए एक ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, का पूर्ण रूप क्या है? आंसर सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन। 2 पंचायत नेतृत्व वाली सेवा वितरण पर केंद्रित कार्यशालाओं के आयोजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर पंचायती राज मंत्रालय। 3 भारत में सुशासन के लिए प्रगति मंच एक महत्वपूर्ण पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा इस संबंध में इसके प्राथमिक योगदान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर सरकारी परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक बहु मॉडल ICT आधारित प्रणाली को सक्षम करना। 4 भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रदान किया? आंसर 73वां संशोधन अधिनियम। 5 भारत में प्रगति प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर केंद्र सरकार की परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2 फैक्ट्स 6-10/6। भारत में पंचायती राज संस्थाओं PRI को मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर पंचायती राज मंत्रालय। 7 भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? आंसर राजनाथ सिंह। 8
भारत की रिफाइनिंग क्षमता मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल की घरेलू आपूर्ति के लिए क्या सुनिश्चित करती है? आंसर, एक पूर्ण और संपूर्ण घरेलू आपूर्ति। 9. भारत में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन की समीक्षा के लिए गठित अंतर मंत्रालयी मंत्रियों के समूह IGOM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, बाहरी भू राजनीतिक व्यवधानों के बीच घरेलू आर्थिक स्थिरता और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। 10. भारत जैसे देश के लिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्षमता में महत्वपूर्ण अधिशेष बनाए रखने के लिए प्राथमिक रणनीतिक लाभ क्या है? आंसर, ये परिष्कृत उत्पादों की स्थिर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करके और अर्थव्यवस्था को इन उत्पादों की वैश्विक मूल्य अस्थिरता से बचाकर ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।